किश्तियाँ सबकी किनारे पर पहुँच जाती हैं, नाखुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। इस करिश्मे की एक अनमोल मिसाल मौसीक़ार नौशाद अली, जो तारीख़ बनकर अपनी नायाब मौसीक़ी के ज़रिए दिलों पर राज करते रहे और करते रहेंगे। नौशाद साहब तो बहुत ही ग्रेट कंपोज़र थे और मैं ये कहूँगा कि वो एक स्कूल क्या कॉलेज थे जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़कर निकले हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं जब दिल्ली में था, यहाँ नहीं आया था 1950 से पहले, तो मैं नौशाद साहब के कई गाने, ख़ासकर हालांकि मैं छोटा था उस ज़माने में, मतलब एज मेरी ज़्यादा नहीं थी, मैं रतन के गाने गाया करता था। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, रोके कहूँगी अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। रहमान साहब, आमतौर से ऐसी हस्तियों के बारे में लोग सुनकर या फिर किताबें पढ़कर लिखते हैं। जी जी। और ये हमारी खुशनसीबी है कि इतनी बड़ी हस्ती जिसे ज़माना नौशाद अली कहता है, उनके बेटे से उनके बारे में तज़किरा हो रहा है, उनका जिक्र हो रहा है। खैर ये आपने इज़्ज़त बख्शी, आपका हुक्म सर आँखों पे। भाई रहमान साहब, नौशाद साहब के वालिद साहब का नाम वाहिद अली, और वो वाहिद अली साहब जो थे वो अंग्रेज़ों के दौर में एक अपने मुंशी हुआ करते थे कोर्ट में। अच्छा 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 अच्छा। और दूसरी बात आपको बताएं कि ये आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उनके ख़ानदान में दूर दूर तक कहीं मौसीक़ी का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि सख्त वो लोग चिढ़ते थे और नफ़रत करते थे मौसीक़ी से। पैदाइश लखनऊ, बहुत ही जी, पैदाइश लखनऊ के। और नौशाद साहब की पैदाइश जो है 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1919 यानी 1919, यानी आमतौर पर जैसे क्रिसमस डे कहते हैं लोग। नौशाद ने अपने 60 साल के दौर में 70 फिल्मों को अपनी लाजवाब मौसीक़ी से सजाया है, उनको ज़िंदगी बख्शी है। इन 70 फिल्मों में 9 फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई, 3 फिल्में डायमंड जुबली और 27 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई है। ये एक ऐसा मौसीक़ार था जिसने 10वीं तक की तालीम मुश्किल से हासिल की थी। मौसीक़ी का दूर दूर तक कोई सिरा इससे नहीं जुड़ता। इसके बावजूद ये अपने फ़न में डूबकर इतने कमाल को पहुंचा कि बड़े से बड़ा मौसीक़ार इस हस्ती के नाम को सुनकर रश करता। साथ ही साथ ये सवाल होठों पर आता कि इस बेपनाह कामयाबी का राज क्या है। नौशाद साहब के साथ एक ख़ास बात थी जो शायद दूसरों के साथ नहीं थी। दूसरे ये तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर किसी न किसी तरीके से म्यूज़िक घरानों से या म्यूज़िक ख़ानदानों से या जिनके पस मंज़र में मौसीक़ी थी जुड़े हुए थे उससे। नौशाद साहब एक ऐसे माहौल में पैदा हुए थे जहाँ मौसीक़ी का कोई जिक्र ही नहीं था, तो उन्हें एक तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा म्यूज़िक को जानने के लिए, लेकिन शौक़ था। तो उनके साथ एक बात ऐसी थी जो कम म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ होती है, या ग़ालिबन उनके हमअसरों में किसी के साथ नहीं थी। एक तो ये कि उनका सूफ़ी मिजाज, दूसरे उनका अदबी माहौल, बचपन ही से शेर व शायरी से रग़बत, तीसरा संगीत को जानने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे उस्ताद झंडे अली ख़ां जो ख़ुद बड़े बड़े गुनी थे, उन्होंने चिल्में बनाई, उनके पाँव दाबे, उनसे सीखा। गज़ल और फोक लोर पर, लोक गीतों के ऊपर यकसां कुदरत, और उसके बाद वेस्टर्न साज़ों से मुकम्मल वाक़फ़ियत। ये ऐसी चीज़ें थी जो कम लोगों में थी। सबसे बड़ी बात एक ये थी कि एक तो वो क्लासिकल
फोक मेलोडीज म्यूज़िक पसंद करते थे। दूसरी बात क्या कि ख़ुद भी लिखते थे बड़ा अच्छा, खुद शायर भी थे, बड़ी अच्छी अच्छी पोइट्री, बड़े अच्छे गज़लें उन्होंने लिखी हैं। तो क्या होता है कि जब आदमी खुद राइटर है, उर्दू ज़ुबान अच्छी तरह समझता है, तो वो राइटर से भी कमज़ोर पोइट्री नहीं लेगा। उनको कहानी कहने का फ़न आता था और वो कहानियाँ लिखते थे। कई फिल्में उनकी अपनी हैं जिनकी कहानियाँ उनकी हैं। तो उसमें वो एक बात जानते थे कि गाना सिचुएशन पर होता है। सिचुएशन एक मूड होती है, एक कैफियत होती है और एक ज़हनी कैफियत होती है। उन ज़हनी कैफियत का इजहार लफ्ज़ों में जितनी पावरफुल तरीके से हो सकता है, शायद ट्यून में या म्यूज़िक में उतना ना हो। इसलिए वो हमेशा ये चाहते थे कि वो सिचुएशन जिस पर वो गाना है पहले लफ्ज़ों में डाल जाए, फिर उसे मौसीकी में डालें। और ये कमाल था उनका। इसीलिए वो हमेशा ये कहते थे, मैंने उनके साथ मुझे काम करने का शरफ़ हासिल हुआ और मैं इसे बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ अपने लिए, कि वो ये कहते थे कि पहले तुम अपने गाने में वो कहानी कहो जो उस गाने में आनी है, फिर मैं उसे अपनी मौसीकी दूँगा। जो मौसीकी का सिलसिला था, मेरा मतलब है ये शौक़ नौशाद साहब में जागा कहाँ से? वो हम आपको किस्सा बयान करते हैं कि लखनऊ से करीब 12 मील दूर बाराबंकी एक मकाम है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरगाह है हाजी वारस अली शाह। जब उर्स लगता था तो 8 दिन का वहाँ मेला चलता था। मामू उनको अपने साथ ले जाया करते थे वहाँ पे उर्स शरीफ में। मगर रात को जब ये सोते थे मामू के साथ एक खेमे में, तो उनके कानों में एक बांसुरी की आवाज़ आती थी और उसमें कुछ ऐसी उनको कशिश महसूस हुआ करती थी कि वो उठकर दबे पाँव जाके वो बांसुरी के वाले की तरफ खिंच के चले आते थे। और वो बांसुरी वाला जो था वो बिल्कुल रोज़े पे खड़े होकर बांसुरी बजाते थे। एक बुजुर्ग थे और वो बेचा करते थे। मतलब ये कि मौसीकी का जो बीज पड़ा यहाँ से पड़ा और वो भी लाशऊरी तौर से। बस एक बेनाम बांसुरी बजाने वाले के बांसुरी के सुरों ने नौशाद अली के दिल में मौसीकी का शौक़ पैदा किया और बेकरार किया। आगे जाके उनको एक सरपरस्ती भी मिल गई। उस्ताद गुरबत अली साहब थे, वो उनकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान हुआ करते थे। तो नौशाद साहब का शौक़ जब बढ़ता इतना इंतहा पे जब हो गया तो वो जाके दुकान के बाहर खड़े होकर अक्सर वो सब साज दिखा करते, साज ये सितार है, ये हारमोनियम है, बड़े हसरत भरी निगाह से। एक बार गुरबत अली साहब की निगाह पड़ गई। मैंने कहा इधर आइए साहब, क्या आप यहाँ रोज़ क्यों खड़े रहते हैं? तो घबरा गए, कुछ बोले नहीं, खामोश तबीयत के थे। तो कहने लगे आप यहाँ काम करेंगे? तो कहने क्या काम? कहने नहीं, सुबह आके दुकान खोल के सफाई वफाई कर दिया कीजिए। तो मैंने खुशी खुशी कबूल कर लिया कि हाँ। तो रोज़ सुबह आके वो बड़े खुशी से के साथ दुकान खोलते थे, साफ़ सफाई करते रहे बाजो आजो को। और एक दिन का वाक़या है कि गुरबत अली साहब जब दुकान पर दाखिल हो रहे थे, उन्होंने हारमोनियम की आवाज़ सुनी तो वहीं खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि नौशाद साहब हारमोनियम बजा रहे हैं। तो सुनते रहे। कहने अच्छा मियाँ, आपने ये हारमोनियम को हाथ कैसे लगाया बगैर मेरी इजाज़त के? अब वो घबरा गए कि हुजूर गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए मुझे। कहे नहीं, आपको सज़ा दी गई, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी इसकी। नौशाद साहब समझे कि भाई निकाल बाहर कर देंगे और क्या। कहले इधर आइए, यहाँ आइए मेरे पास। तो आए, नौशाद साहब गए और बिठाया। कहले मियाँ बहुत सुरीला हाथ है, ये हारमोनियम मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ, रियाज़ क्या करोगे? तो नौशाद साहब फूले नहीं समाए। जब दादा को खबर मिल गई, उन्होंने कहा भाई देखो तुम पढ़ते नहीं हो और ये जाके सब जाके बैठते, महफिलों में बैठते हो, गाने सुनते हुए करते हो। हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं होता है। मियाँ आज फैसला कर लो, या तो तुम्हें ये घर अपना लो, या अपना तुम्हारी मौसीकी की दुनिया ये बाजा, वरना ये बाजा उठा के फेंक दो। तो उम्र हो गई उनके 13 बरस ऐसे। तो थोड़ी सोचा उन्होंने और फ़ौरन बोले कि आपको आपका घर मुबारक हो, मुझे मेरी मौसीकी की दुनिया मुबारक हो। और हारमोनियम उठाया उन्होंने और घर को सलाम करके वहाँ से निकल गए और फिर बम्बई आ गए 1937। बम्बई की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। कड़कती धूप, बेतहाशा भूख और न जाने किन किन तकालीफ से गुजरे। इसी दौर में इत्तफाकन एक दिन इनके दोस्त मनोहर कपूर पंजाबी में मिर्ज़ा साहिबा बना रहे थे और इनको अपना असिस्टेंट लेना चाहा। नौशाद साहब ने फ़ौरन हाँ कह दी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे चंदूलाल शाह और डायरेक्टर DN मधुक। मिर्ज़ा साहबान सुपरहिट हो गई। नौशाद की सराहना इस तरह से हुई
कि अब उनकी तनख्वाह 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये माहवार हो गई। सोने पर सुहागा ये हुआ कि कलकत्ते से लाए गए खेमचंद प्रकाश ने नौशाद को अपना असिस्टेंट बना लिया, जिनके बारे में नौशाद ने हमेशा कहा, मैं अपने आप पर फख्र करता हूँ कि खेमचंद प्रकाश जैसे गुरु का शागिर्द रहा हूँ। नौशाद एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट मौसीकार बनने की जद्दोजहद में लगे थे। इस मकाम को हासिल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सच है कि आपकी लगन सच्ची हो तो किश्ती को किनारा ज़रूर मिलता है। अपने वक्त के मशहूर नगमानिगार डी.एन. मधोक एक नाखुदा बनकर आ पहुँचे। डी.एन. मधोक साहब नौशाद साहब को लेके भावनानी साहब के पास गए और कहा कि ये लड़के को चांस दो, लेकिन उसने उम्र देखी नौशाद साहब की, ऊपर से नीचे देखा, फिर अकेले में ले जाके मधोक साहब से कहने लगे, मधोक साहब आपका हुक्म सर आँखों पे, लेकिन ये तो लड़का है, ये तो कहीं मुझे डुबा ना डाले। तो मधोक साहब बड़े तेवर वाले शख्सियत थे, उन्होंने कहा, सेठ मेरे स्क्रीन प्ले, डायलॉग, गाने सबके पैसे गिरवी रखो, मगर इस लड़के को चांस दो तुम, मेरी जिम्मेदारी। तो इस जब ये कहा तो भावनानी साहब राज़ी हो गए और इस तरह से उनका आगाज़ हुआ इंडिपेंडेंट करियर एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर। पहली फिल्म प्रेम नगर। और नौशाद साहब हमेशा कहते थे कि अगर डी.एन. मधोक साहब नहीं होते तो शायद मेरे करियर का आगाज़ नहीं होता। नौशाद अली के म्यूजिक के चर्चे बहुत तेज़ी से हर तरफ होने लगे। अपने वक्त के मशहूर फिल्म साज A.R. कारदार भी मचल उठे और चाहा कि ये नौजवान कारदार प्रोडक्शन की जीनत बने। लेकिन याद आया कि जब जब इस नौजवान ने मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगा, मैंने हमेशा टाल दिया। कारदार मियाँ ने अपनी फिल्म नई दुनिया के लिए उनको एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर लिया। नौशाद साहब को पता चला कि जिसे पहले लिया था कारदार मियाँ ने, वो काम पूरा स्क्रैप कर दिया। नौशाद साहब पहले उस म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गए, उससे इजाज़त मांगी कि आप इजाज़त देंगे तो मैं ये फिल्म करूँगा, और वही हुआ। उसकी इजाज़त के बाद नौशाद साहब ने वो फिल्म की। मौसीकी के पेशे में जबकि ज़बरदस्त मुकाबला था, इसके बावजूद नौशाद अली ने अपने हम असरों के बीच अपनी इंसाफ पसंदी का एहसास दिलाया। और उसके बाद कारदार मियाँ की एक से एक पिक्चरें धनाधन हिट होना शुरू हो गई, जैसे कि दिल लगी, दुलारी, दर। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का अफसाना। इसके बाद 1944 में जैमिनी दीवान ने नौशाद अली को लेकर फिल्म रतन बनाई। इसकी कामयाबी अनमोल थी। ये फिल्म सिर्फ 75,000 रुपये में बनी थी और इसकी एक साल की म्यूजिक रॉयल्टी 3.5 लाख आई थी। सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी, अखियां मिला के। फिल्म बैजू बावरा अपने वक्त की एक यादगार फिल्म थी। इसका एक एक गाने के सुर आज भी लोगों को सुरूर बख्शते हैं। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। नौशाद अपनी जद्दोजहद का दौर कभी नहीं भूल पाए। 1952 में विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा की सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी बम्बई के ब्रॉडवे सिनेमा में। इस मौके पर लोग एक दूसरे से हंस बोल रहे थे। नौशाद अलग एक जगह वरांडे में खड़े अपनी कामयाबी के छलकते आंसुओं के साथ याद कर रहे थे ब्रॉडवे सिनेमा के सामने वाली फुटपाथ, जिसे पार करके इस मकाम को पाने के लिए पूरे 16 साल लगे। हम इस कमरे में जहाँ खड़े हैं, हमने सुना है कि आज ही फिल्म इंडस्ट्री की तारीख यहाँ लिखी गई है। ये वो मकाम है जहाँ नौशाद अली ने बैठकर अनगिनत नगमों को मुख्तलिफ धुनों से संवारा, सजाया, यादगार बनाया, जिन्होंने आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर जज्बात का सिक्का जमा रखा है। इस कमरे के एक तरफ सुरों को जिंदगी देने वाले जादूगर
जैसे लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, महेंद्र कपूर जैसी हस्तियों की गज़ल या गानों की रिहर्सल करने के लिए आमद व रफ्त रहा करती थी। जो बाहर से सिंगर आते थे, जैसे गज़ल सिंगर मेहंदी हसन साहब आके यहीं बैठते थे, इज़्ज़त बख्शते थे, नुसरत फ़तेह अली साहब, सलामत अली, नज़ाकत अली साहब, यहाँ तक के अपने ग़ुलाम अली साहब इज़्ज़त बख्शते थे। और ये जो बाजू में है उनके बाएं हाथ की तरफ, ये भी तारीख़ी जगह है। अपने वक्त के मशहूर नगमा निगार जैसे अजीम शायर जिगर मुरादाबादी, खुमार बाराबंकवी, मजरू सुल्तानपुरी और ख़ासकर शकील बदायूनी तशरीफ़ रखते थे। शकील साहब और नौशाद साहब का भी एक तारीख़ी साथ है। 24 साल साथ में काम किया दोनों ने। इतना काम किया कि नौशाद साहब अक्सर कहते थे कि शकील साहब ने इतना वक्त शायद अपने फैमिली वालों को नहीं दिया जितना मेरे साथ गुजारा। इन जाने माने शायरों के साथ नौशाद अली ने भी सर से सर जोड़ा, तभी तो अनमोल गज़लें और लाफानी गीत बन सके। काम करने का जो तरीका था उनका कि घर में सब लिख लिया है, कौन क्या बजाएगा, क्या होगा क्या होगा। सिंगर्स की रेसल हो गई है। लता जी आती थी, एक रेसल किया, उनके लिए एक रेसल बहुत हो जाती है, बट रेसल के बिना तो वो सेट पे जाते ही नहीं थे। चाहे वो लता जी हो या किशोर कुमार हो या आशा जी हो, वो रेसल ज़रूर करते थे। सेट पे जाके वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। सेट पे अगर कुछ बोलना होता था तो वो मुझे बोलते थे। अगर दीदी को भी कुछ कहना है तो उत्तम जी जाके ज़रा उनको कहिए कि इसको ठीक कर लो। किसी मुझे को कुछ कहना है, उत्तम उसको ज़रा ठीक कर लो। ये एक डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात थी। और गाना रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद उन्होंने उस गाने की डिस्कस कभी कहा ही नहीं कि मैंने अच्छा गाना रिकॉर्ड किया। म्यूज़िक का तो यह आलम था कि बस वो मुग़लों में जिस तरह अकबर का एक मकाम है, उसी तरह संगीत के फील्ड में उनका वो मकाम है। लोग कहते हैं ना कि आज तक पूरी दुनिया में किसी बादशाह ने 50 साल हुकूमत नहीं की अकबर की तरह। ये हिस्ट्री है कि एक बादशाह जो 50 साल 64 साल की उम्र में गुजर गया, 14 साल की उम्र में बादशाह बना और 50 साल हुकूमत किया, तो ये नौशाद साहब भी वैसे ही थे। यहाँ पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज हस्ती जैसे महबूब खान साहब, AR कारदार साहब, रवेल साहब, विजय भट्ट साहब वगैरह वगैरह, शाहपुर जी पालन जी, के आसिफ साहब, ये सब आके यहाँ बड़े बड़े राइटर अली रजा साहब, अबरार अलवी साहब, DN मदोक साहब, सब आके जो स्टोरी सेशन होता था यहीं बैठ के सब। बहुत ही कम ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं जिनको नौशाद अली जैसा उरूज मिला, और ये उरूज शोहरत कोई मौजूदा या किसी ने खैरात में नहीं दिया। ये नौशाद अली की जाफिशानी बेइंतहा मेहनत की देन थी। उसी का फल था कि वो अपनी मौसीकी के हुनर में अपनी मिसाल आप थे, बल्कि हर्फ आखिर थे। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मैंने सुना था कि नौशाद साहब किसी को गाना सुनाते नहीं, किसी डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर ने उनका गाना नहीं सुना। रिकॉर्डिंग के बाद ही लोग सुनते थे कि ओ ये गाना हमारा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। चाणक्य चंद्रगुप्त एक फिल्म शुरू हुई थी जो B.R. चोपड़ा साहब की थी, वो डायरेक्ट करने वाले थे और दिलीप साहब उसमें एक्टिंग कर रहे थे। उसका गाना हम लोग कर रहे थे। लता जी वो गाना गा रही थी और पूरी हमने प्रिपरेशन करने के बाद हम जब स्टूडियो में गए तो वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई। तो बहुत बड़ा स्टूडियो था उन दिनों में, और चोपड़ा साहब ने मुझे ऐसे करके आवाज़ दी दूर से। तो मैं चल के उनके पास, मुझे कहते हैं एक्सीलेंट सॉन्ग। तो मेरे लिए ये मोमेंट था कि मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन मार्क जो है मैं उसको ख़त्म करूं, जो इतने सालों का क्वेश्चन मार्क है। भाई साहब आपने ये गाना सुना नहीं? अरे तुमको पता नहीं वो किसी को गाना सुनाते नहीं? तो जो इतने सालों का मेरा क्वेश्चन मार्क था वो यहाँ आके ख़त्म हो गया कि जब चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि वो किसी को गाना नहीं सुनाते तो मतलब बात खत्म। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका। पुराने लोगों की जो इज़्ज़त है वो पब्लिक में मुझे लगता है ज़्यादा है, पब्लिक मानती है उनको। आज नौशाद साहब के गाने हर जगह देखिए,
आज कोई भी फंक्शन होता है तो नौशाद साहब के गाने ज़रूर होते हैं। मज़े की बात यह है कि सिर्फ आज ही महफिलों में नौशाद के गाने नहीं बजते। नौशाद की अपनी शादी में भी उस वक्त के सुपरहिट गाने बज रहे थे और बेचारे नौशाद दूल्हा बने चुपचाप बैठे थे, क्योंकि पुराना ज़माना था। फिल्म में या फिल्म के लिए काम करना ऐप समझा जाता था। जब रिश्ता तय हुआ तो दादी ने ख़त लिखा, एक बात बेटा तुम्हारी हम दरख्वास्त है, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम क्या करते हो पेशा, हमने यहाँ सबको यही कहा कि तुम बम्बई में दर्जी का काम करते हो। लेकिन उसमें एक आयरनी जिसे कहते हैं वो बड़े मज़े की कि जब दूल्हा बने अब्बा बैठे थे और जब निकाह विकाह होने जा रहा था, बारात आ रही थी, तो बैंड बाजे वाले उन्हीं की फिल्म जो हिट हो गई थी रतन, उसी के गाने बजा रहे थे। वैसे करीब करीब सभी बड़े गुलकारों की आवाज़ों को नौशाद ने अपनी मौसीकी से संवारा सजाया है, लेकिन रफ़ी साहब को इस कदर बुलंद आवाज़ में गवाने का सेहरा नौशाद अली को जाता है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। नौशाद का मानना था कि अच्छी मौसीकी, अच्छी फिल्म तभी बन सकती है जब कई मिजाज आपस में मेल खाएं। अनब्रेकेबल जोड़ी होती थी एक ज़माने में, मतलब ऐसा तो अभी तो खैर अपने अल्लाह ताला ने अपने दोनों को ऊपर बुला लिया, लेकिन इट वाज लाइक आई मीन यू नो लाइक कैन नॉट बी सेपरेटेड, यू नो, अनसेपरेबल आई वुड से जोड़ी होती थी ये। नौशाद साहब सिचुएशन के हिसाब से गाना बनाते थे, म्यूज़िक कंपोज करते थे। ये ज़रूरी नहीं कि उनके हर गाने में 100 ऑर्केस्ट्रा मिले, या यानी कि वो हमेशा सिचुएशन देखते थे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये सब गाने उन्होंने मिनिमम म्यूजिशियन के साथ रिकॉर्ड किया है। 3 से 4 म्यूजिशियन से ज़्यादा थे नहीं। मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब। और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मैक्सिमम, तो आप मदर इंडिया ले लीजिए, मुग़ल आज़म ले लीजिए, मोहब्बत जिंदाबाद, राम शाम ले लिए, यानी उनकी बहुत सी फिल्में में दिल दिया दर लिया है, गंगा जमुना है, जहाँ ज़रूरत होती वो इस्तेमाल करते थे, वरना कभी नहीं करते। तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, दुख भरे दिन भी तेरे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। नौशाद अली को अपनी मौसीकी में नई नई जिद्दतें पैदा करने का शौक़ था। जैसे गानों की धुनों के साथ फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक में भी उनकी भरपूर मशक्क़त साफ साफ नज़र आती है। पाकीज़ा का बैकग्राउंड म्यूज़िक उन्होंने किया था कि वो नया राग बनाया उन्होंने उस पाकीज़ा में। 3-4 चार सुरों का राग बनाया उन्होंने, जो आज तक ये सुर कभी राग की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, रागों की हिस्ट्री में ये सुर नहीं मिलेंगे। सारे म प स प ब रे सा दा रा री रा दा रा रा द रे रा दा रा दी री रा दा रा री 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 रा रा री दा रा। इस पे पूरी पाकीज़ा उन्होंने ख़त्म कर दी। 1951 में नौशाद अली ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खां के साथ आन का बैकग्राउंड म्यूज़िक लंदन में रिकॉर्ड किया। महबूब खां और नौशाद अली की इस जाफिशानी से भरी नई ईजाद ने फिल्म आन की कामयाबी के साथ हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की नई बुनियाद डाल दी। इस जोड़ी ने आन, अमर, अंदाज से लेकर मदर इंडिया तक 11 फिल्में एक साथ की। नौशाद अली खुदादाद परख रखते थे। रिकॉर्डिंग के वक्त अगर किसी भी साजिंदे ने ज़रा भी गलत सुर ले लिया तो भीड़ को चीरकर फ़ौरन उसके पास पहुंच जाते थे। इस परख का ही नतीजा था
कि उन्होंने जिन गुलकारों का तारुफ कराया वो सब कामयाब हैं। क्लासिकल सिंगर जो हैं हमेशा फिल्मों से परे रहते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्हें कैद में गाना पसंद नहीं है और फिल्मी गाने हमेशा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, उनको काफ़ी वक्त चाहिए। लेकिन ये सिफत सिर्फ नौशाद साहब में थी कि साहब पंडित डी पुलिस्कर को ले आए, उस्ताद अमीर खां को ले आए और बड़े गुलाम अली खां को ले आए वो फिल्म मुगले आजम नौशाद साहब को यह भी कुदरत की देन थी कि उनके जहन में नई नई कहानियाँ जन्म लेती रहती, साथ ही साथ अशार की आमद भी होती रहती। यही वजह थी कि उनकी फिल्मों के नगमानिगार और कहानी लिखने वालों के साथ खूब अच्छी बनती थी। उन्होंने गीत भी लिखे, जैसे डांस के गीत होते हैं जिसमें आम तौर पर शायरी के मीटर नहीं होते, लेकिन आप उन तमाम नौशाद के गीतों को देखिए जो खालिस डांस के ऊपर हैं। जनन घूंगर बाजे, गंगा जमुना का गाना, या और ऐसे ही आपको रतन के गाने मिलेंगे। उन सब में आपको एक बात ये मिलेगी कि उसमें आप बहर और मीटर से कहीं खारिज नहीं होते। वो नसरी शायरी या नसर को मौसीकी में नहीं ढालते थे, वो नज़्म को मौसीकी में डालते थे। इसलिए हर शायर ये समझता था कि अगर उसने नौशाद साहब के साथ काम किया तो उसकी शायरी की आबरू महफूज रहे। हालांकि वो कहते थे मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े मुशायरों में उनको बुलाया जाता था, उनसे सदारत की जाती थी, वो गज़लें ही पढ़ते थे और कभी कभी यानी कई गज़लें यानी पब्लिक डिमांड करके बार बार पढ़वाती थी। ये एजाज़ात का अंबार गवाह है कि नौशाद के फ़न को किस कदर सराहा गया। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी धूम थी। कितना मकबूल था वो लोगों में जो उन्हें बेतहाशा चाहते थे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 2006 5 मई को नौशाद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन उनके गीत उनकी याद दिलाते रहेंगे। बकौल उनके, ये दुनिया जब तलक कायम है नौशाद, हमारे गीत दोहराती रहेगी। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल